आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखते हैं। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब अगर मेरे पास ये कह लें कि हमारे पास एक बॉडी है और बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सभी के लिए, सबका अलग अलग, हम जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका अलग अलग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एम एन आर एन का स्क्वायर। Then moment of inertia of some regular shaped bodies about specific axis। एक्सिस के थ्रू, अब पहला है हमारा थीटा। तो हमारे पास राड है और राड कुछ इस तरह से है। राड हमारा ऐसे है और ये रोटेशन कहाँ से हो रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां से इसका रोटेशन। उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर लेंथ मान लें कि रॉड का यल है और मास एम है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12। सेकेंड होगा रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना, उस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, अगर लेंथ, जैसे हमने लेंथ के थ्रू इसको रोटेट कराया इस तरह से, तो उस कंडीशन में ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ए बी के थ्रू होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 और सी डी के जो थ्रू होगा वो होगा एम बी स्क्वायर अपॉन 12, ये होगा। अब यही बात अगर हम दूसरे तरह से के अबाउट एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेमिना। अगर हमारे पास लेमिना, यहाँ पे सपोजिशन है डिस्क है हमारे पास, डिस्क के लिए हमने रखा है इसको, ऐसे है और इस तरह से पास हो रही हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ऐसे हो, उस कंडीशन में यही रेक्टेंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसे पास हो रही है और ये रोटेशन। तो उस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा होगा, ये कह लें कि आई जेड इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सर्कुलर रिंग, सिंपल है सर्कुलर रिंग का। यहाँ पे देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर है या कह लें यहाँ पे सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। दोनों ही सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड किया गया ये जो है जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इनका जो प्लेन है डिस्क का हो चाहे रिंग का, उसके परपेंडिकुलर। अगर रिंग की बात करें तो रिंग में मतलब केवल मास जो होता है सरकमफ्रेंस पर होता है, पेरिफेरी पर होता है। तो उस कंडीशन में ये मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और डिस्क के कंडीशन में तो डिस्क पूरी पूरी भरी होती है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे इसका इंपॉर्टेंस होगा जब हम पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम बताएंगे, तो वहां पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का। अब आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनुलर डिस्क ले लें। तो एनुलर डिस्क जब लेते हैं तो एनुलर मतलब इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऐसे है उसके थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा 1/2 एम आर स्क्वायर। और जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे ये है, कह लें कि ऐसे लाइन हमारी एक्सिस ऐसे हो और उस तरह से ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के लंब परपेंडिकुलर हो, उस कंडीशन में हम अगर ऐसे रोटेट कराते हैं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलता है यहाँ पे 1 आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4। अब यही चीज अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू होता है एम आर स्क्वायर एंड ये वाले एक्सिस के थ्रू कह ले तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। आर स्क्वायर अपॉन 4 होता था, यहाँ पे 2 हो जाता है।
अब आते हैं हम लोग एनुलर। अगर हमारे पास हालो सिलेंडर है तो उस कंडीशन में एनुलर अगर है तो 1/2 एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस अबाउट परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर में होता है 2/5 एम आर स्क्वायर अबाउट डायमीटर। डायमीटर के थ्रू जो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। हालो स्फीयर या थीन स्फेरिकल सेल की बात करें तो उस कंडीशन में होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। इसको थीन स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। अब पार्शियली हालो स्फीयर है तो उस कंडीशन में अगर इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 तब हमारा 2/5 एम R2 पर 5 माइनस R1 पर 5 अपॉन R3 पर 3 अपॉन R1 पर 3। ये हमको दो चीजें यहां से मिली। तो अब दो अगर देखते हैं हम लोग तो दो रिजल्ट थे ये पार्शियली हालो स्फीयर का। अब आते हैं हम लोग यहां से लेते हैं थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वेरी गुड थियरम। और थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है इट स्टेट दैट moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of parallel axis passing through its center of mass and product of total mass m of the body with the square of the perpendicular distance between them a x। यहाँ पे हमारे पास एक शेप है और इस शेप में हमें ए बी जो ए बी लाइन है ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। सी डी हमारे पास हो रही है कहाँ से पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से और ए बी के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ए बी के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। तो ये हमारा होगा मोमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है वो सिर्फ अप्लाई होता है किसके लिए 2D 2 डायमेंशनल बॉडी है उसके लिए। कुछ स्टूडेंट इसको कंफ्यूजन में 3D बॉडी पर भी लगा अप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ 2D बॉडी पर अप्लाई होगा। अब एप्लीकेशन ओनली फॉर प्लेन लेमिनर। लेमिनर बॉडी मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल बॉडी पर ही एप्लीकेबल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane. The lamina is equal to the sum of the moment of inertia of lamina about two axes at right angle to each other in its own plane। अब यहाँ पे हम कह लें तो ये इसी डिस्क को ही ले लेते हैं और ये हमारे पास डिस्क है तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये जो है जेड एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल है। तो ये हमारा था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन देखेंगे थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का भी और थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लाई होगा जबकि पैरेलल एक्सिस 2 के लिए भी 2D के लिए भी होगा 3D के लिए भी होगा। तो यहाँ पे हम लिए कि हमको फाइंड करना है। हम लोग देख लिए कि जो सॉलिड स्फीयर था उसके सॉलिड स्फीयर के डायमीटर से जो जार होती है अबाउट डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर था। अब हमको एज के थ्रू निकालना है तो एज के थ्रू तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया हमारा ये सेंटर ऑफ मास होगा और यहां से हम बात करें तो ये सेंटर ऑफ मास है और इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर। तो आर डिस्टेंस हो गया। देन हम लगा देंगे यहाँ पे एज के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड सेंटर ऑफ मास के थ्रू 2/5 एम आर स्क्वायर था और प्लस एम और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो था रेडियस ऑफ स्फीयर होगा तो एम आर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 7/5 एम आर स्क्वायर। इस पर ही हम दो क्वेश्चन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीटर।
अब रिंग का हम फाइंड करेंगे अबाउट डायमीटर के, तो डायमीटर के थ्रू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम ले लिए रिंग, और रिंग के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था, आप याद करिए अभी मैंने बताया कि इसके थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, यानी जेड एक्सिस, और हमको फाइंड करना है अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर इसका एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी, दोनों एक्सिस, ये एक्सिस है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे होंगे, तो उसको हमको फाइंड करना है, तो उसको हमको फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ से जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर, और यही सेंटर सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, तो हमको ये फाइंड करना आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि ये 2D है, रिंग है हमारा 2D है, तो अब यहाँ पे हम सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये 2D शेप है, तो 2D शेप में हमको सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं जेड के थ्रू एम आर स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के थ्रू वाई एक्सिस के थ्रू डायमीटर है, तो दोनों को सेम होगा, तो आई डी इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। अब यही बात हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क अबाउट डायमीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क अबाउट डायमीटर के थ्रू हम निकालना है, तो डिस्क, ये हमारे पास डिस्क है, अब डिस्क में जो मैंने पहले बताया था वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आ गया। अब ये हो गया इसके थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू हम लोग 1/2 एम आर स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं, हमको डायमीटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है, तो दोनों तो सेम होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो डायमीटर होगा वो समान होगा, सेम होगा, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड है 1/2 एम आर स्क्वायर, और आई एक्स है आई डी और आई डी, तो हमको मिल गया 1/4 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के थ्रू निकालना है, तो टेंजेंट दो तरह के होंगे, एक तो जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो पैरेलल टू, अब यहाँ पे ले लें, ये हमारा डायमीटर है, तो अब जो ये लाइन है वो पैरेलल टू इट्स प्लेन, डिस्क के प्लेन के पैरेलल है, और एक डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों कंडीशनों में आपको देखना है कि कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी, आई इक्वल टू आई डी प्लस एम ए स्क्वायर, तो ये तो आर दिख रहा है, आर रख देंगे, आईडी हम लोग को मिल गया 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सॉल्व किया तो 5/4 एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क अबाउट टेंजेंट ही होगा, लेकिन इस बार टेंजेंट हमारा कैसा होगा, इस बार टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर, अब ऐसे इस तरह से उंगली को समझे इसको, अब इसके थ्रू हम लोग निकाले तो 1/2 एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के थ्रू निकाले तो 1/4, तो अब यहाँ पे डायमीटर नहीं है, अब ऐसे इस कंडीशन में तो थ्योरम ऑफ कौन सा लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लगाए यहाँ पे, तो आईसी सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, और यहाँ पे तो 1/2 एम आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू आर है तो मिल जाएगी एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग कौन सा, यहाँ पे एक थ्री स्फीयर है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं, और जो लाइन पास हो रही उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज आपको देखना है, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, देखिए इसको हम मार्क कर दिए कि स्पेयर फर्स्ट है, इसको हमने मार्क कर दिया स्पेयर टू, और इसको हमने मार्क कर लिया स्पेयर थ्री। अब यहाँ के सेंटर की बात करें तो यहाँ से आप देखें कि आर डिस्टेंस है, और यहाँ से भी आर डिस्टेंस है, तो ये तो एज पर जा रहा है, तो एज वाला फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं 7/5 एम आर स्क्वायर, और ये जो फर्स्ट स्फीयर है उससे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसे पास हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारा है वो पास हो रहा है लाइन उसके डायमीटर के थ्रू, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस शेप का वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर डायमीटर से, और सेकंड और थर्ड स्फीयर के एज पर है तो 7/5 एम आर स्क्वायर प्लस 7/5 एम आर स्क्वायर, फाइनल जो रिजल्ट हमको मिला 16/5 एम आर स्क्वायर।
अब इसी तरह से हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, यहाँ पे 4 स्फीयर है और 4 स्फीयर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स इज ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से देखें कि फर्स्ट स्फीयर के लिए और ये जो है हमारा सेकंड स्फीयर, दोनों कंडीशनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से है, और जो 3 स्फीयर है और ये 4 स्फीयर है इसके एज पर है। तो एज वाला कंडीशन लेंगे 7/5 एम आर स्क्वायर, और इसके लिए तो 4 बार हमको ऐड करना है, तो हमको मिल जाएगा मोमेंट 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर। ये 1 और 2 स्क्वायर के लिए है, और जो 3 और 4 स्क्वायर के लिए होगा वो 7/5 एम आर स्क्वायर और प्लस 7/5 एम आर स्क्वायर, फाइनल होगा 18/5 एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। बहुत बड़ा सवाल है लेकिन ये शार्ट में हो गया आपका। आप कुछ और भी ट्रिक देखेंगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, और एक्चुअल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो अन्य बातों के अतिरिक्त अदर मैटर तो डिपेंड करता ही है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर मास जो होता है डिस्ट्रीब्यूट है, ये बात हमको रेडियस ऑफ जाइरेशन से पता चलता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन, अब रेगुलर, अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, वो कई पार्टिकल से मिलकर बना है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा एम आर वन का वर्ग स्क्वायर प्लस एम आर टू का स्क्वायर प्लस एम आर थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एम आर वन का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर। अब एम को हम कॉमन लेते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल एन है तो एन को मल्टीप्लाई करते हैं, एन को हम डिवाइड कर देते हैं, तो आई इक्वल टू हमको मिल जाएगा एम एन आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर एन का स्क्वायर, ये हमको मिला। अब यहाँ से यम एन जो एम एन है वो मास ऑफ द बॉडी हो गया, मास ऑफ द बॉडी, और ये इसका अंडर रूट जो होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। तो अब हमको के स्क्वायर इक्वल टू मिल गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर एन स्क्वायर अपॉन एन। अब यहीं पे हमको फाइंड करना है कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना। अब हम किसी भी शेप का फाइंड कर सकते हैं, बस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नोन होना चाहिए। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये इसको हम लिख देंगे एम के स्क्वायर के इक्वल। अब एम ने एम को मार दिया, एम को मार दिया, अब हमको मिला के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर, के की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 2/5 अंडर रूट 2/5 आर, ये हमारा रिजल्ट होगा। इसी तरह से हम डिस का भी निकाल सकते हैं, हर चीज का निकाल सकते हैं, और के काफी इंपॉर्टेंट है, और के से हम ये बता सकते हैं कि किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और किसकी मोमेंट। अभी यहाँ पे कुछ रेगुलर शेप है और उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम ट्रिक बताएंगे कैसे आप लर्न करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा हालो रिंग, हालो सिलेंडर, थिन स्फेरिकल शेल, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। अब बात करते हैं हम हालो रिंग की। तो जितने भी शेप होते हैं सब में एम आर स्क्वायर तो होता है ना, बिल्कुल होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन लगाने के बाद से जो हमारा डिनोमिनेटर है, हम शुरुआत से 2 3 4 5 इस तरह से लिखते शुरू करेंगे, 2 3 4 5, और जो न्यूमरेटर है उसमें हम लगा देंगे 2। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालो रिंग, हालो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर, थीन स्फेरिकल शेल का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड इज सॉलिड सिलेंडर का 1/2 एम आर स्क्वायर, और जो हमारा सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन देखें, जो हालो रिंग है, हालो सिलेंडर है, उसकी होती है वैल्यू 1। हमारे पास है थिन स्फेरिकल शेल की 0.6, 0.66 होगा, और इसका 0.5 और इसका होगा 0.4। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे अधिक है, थिन स्फेरिकल शेल है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे उससे कम है, और सबसे कम किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर की है। विकास क्यों, क्योंकि जो रिंग है
और हॉलो सिलिंडर है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक इसलिए है क्योंकि जो मास है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, पेरिफेरी पर, उसके सरकमफ्रेंस पर है, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बहुत अधिक है। और जिसका जिसका कह लें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, जैसे सॉलिड स्फीयर में जो मास है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण उसका मास क्या होगा, उसका मास सेम होगा हर जगह सेम है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। अब कुछ शेप है जैसे हॉलो रिंग, हॉलो सिलिंडर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो हॉलो रिंग, हॉलो सिलिंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए सेम है कि अगर रिंग को हम मिलाते हुए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रिंग इस तरह से रख गए तो वो सिलिंडर ही, हॉलो सिलिंडर ही बन जाएगा। और डिस्क और सॉलिड सिलिंडर की, सॉलिड डिस्क और सॉलिड सिलिंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो इसका मतलब है कि हम अगर डिस्क ऐसे डिस्क जोड़ते चले जाएं तो वो सॉलिड सिलिंडर बन जाएगा, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रिंग है, हॉलो सिलिंडर है, डिस्क है, सॉलिड सिलिंडर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसको हम इंक्लाइंड प्लेन से रोल करते रहे विदाउट स्लीपिंग। ये लुढ़कते हुए, बल खाते हुए, ऐसे लुढ़कते हुए कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बॉटम पर आ रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले कौन आएगा, ये हमको फाइंड कर। तो फाइंड करने के लिए लंबा सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। आपको शार्ट में हम ये बता देते हैं कि जो हमारा एसिलेशन है, वो एसिलेशन का फॉर्मूला कितना होता है। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा इंक्लाइंड प्लेन के लिए, और 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। और जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे बॉटम पर, वेलोसिटी जो बॉडी होगी उसकी होगी, ये कह लें तो अंडर रूट होता है 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे k² अपॉन आर की वैल्यू हमने फाइंड करके रखा हुआ है। तो देखिए k² अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, रिंग हॉलो सिलिंडर के कंडीशन में 1, डिस्क और सॉलिड सिलिंडर है 1/2, हॉलो स्फीयर का 2/3 और सॉलिड स्फीयर का है 2/5। अब आप देखें कि जो एसिलेशन है, एसिलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k² अपॉन आर स्क्वायर, यानी जिसका ज्यादा होगा उसका k² अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जिसकी अधिक होगी उसका एसिलेशन कम होगा। अब वो बॉडी जो है बाद में आएगी। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि सॉलिड स्फीयर जो है हमारा, सॉलिड स्फीयर उसका एसिलेशन सबसे अधिक है। 5/7 का मतलब हुआ 0.7। तो और इसका देखिए 3/5 है तो 0.6, और इसका देखें तो 2/3 है तो 0.66, और इसका 0.5। यानी हमको ये दिख रहा है कि जो एसिलेशन है वो किसका ज्यादा है, एसिलेशन सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का। यानी अगर इनका सेम मास, सेम रेडियस सभी का हो और इनको हम इंक्लाइन प्लेन पर एक साथ रोल करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर है। सबसे पहले हमारा सॉलिड स्फीयर बॉटम पर आएगा। उसके बाद फॉलो कौन करेगा, डिस्क और सॉलिड सिलिंडर। डिस्क और सॉलिड सिलिंडर की सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो एक ही साथ आएंगे। और उसके बाद कौन होगा, हॉलो स्फीयर। और फाइनली लास्ट में जो आएगा बॉटम पर वो कौन सा होगा, रिंग होगा या हॉलो सिलिंडर होगा, दोनों सेम टाइम लेंगे बॉटम पर आने में। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 60 ट्रिक आपको समझाए हैं। बहुत ही, जैसे नीट के पेपर चाहे जेईई मेंस का पेपर बहुत पास है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको रिवीजन कर सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड करनी है तो बॉटम पर कितना होगा सबके लिए अलग अलग हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, डायरेक्ट हमने फाइंड किया है। तो रिंग और हालो के लिए √gh, डिस्क और सॉलिड सिलिंडर का है तो √4/3 gh है, हालो स्फीयर है तो √6/5 gh है, और सॉलिड स्फीयर है तो √10/7 gh है। जो कंडीशन होनी चाहिए विदाउट स्लीपिंग, स्लीपिंग होगी तब दूसरा हो। विदाउट स्लीपिंग के लिए
जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो रिंग या हालो सिलेंडर के लिए 1/2 tan थीटा, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/3 tan थीटा, हालो स्फीयर के लिए 2/5 tan थीटा और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/7 tan थीटा। थैंक यू स्टूडेंट।